नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हमने पिछले दो वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। पहले में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कंप्लीटली पढ़ा पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हमने ये पढ़ा कि संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। तो आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, किसके क्या क्या प्रकार होते हैं, तो उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभिकारक मिलते हैं और क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अभिकारक के अंदर जो आपस में अभिक्रिया होती है और फिर क्या किसका निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। हम ये कह सकते हैं अभिकारकों में आबंध टूटता है, उनमें अभिकारकों का एक नया आबंध बनता है और वो नया आबंध किसका बनता है, उत्पाद का बनता है। ठीक है, तो अभी हम पहली अभिक्रिया जो पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, बहुत आसान अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो अभिकारक हैं और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे आप ले सकते हैं। मतलब जिसमें अभिकारक कितने हो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब अभिकारक दो और उत्पाद कितने, एक। या आप ये भी कह सकते हैं इसकी परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया देखिए मैंने आपको परिभाषा बताई दी। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो संयोजन अभिक्रिया होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल में मिलाते हैं, आपके क्रियाकलाप भी है। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला मतलब बिना बुझा हुआ चूना, ये भी कह सकते हो, और उसको जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, किसका निर्माण होता है, बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। और साथ में बहुत सारी उष्मा भी निकलती है। प्लस उष्मा का मतलब हो गया कि उष्मा उसमें से निकल रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी संयोजन अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें कुछ फार्मूला भी आएंगे। जैसे पेपर में आपसे पूछ लिया जाए सीधा बिना बुझा हुआ चूने का फार्मूला बताइए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और आपसे पूछ लिया जाए बुझा हुआ चूने का फार्मूला CaOH2। ये साथ साथ में आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी में कि बुझा हुआ चूने का फार्मूला ये है और बिना बुझा हुए चूने का ये है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्रियाकलाप मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये उदाहरण भी याद नहीं रहता बाई चांस एग्जाम के अंदर, तो आप ये भी छोटे छोटे एग्जाम्पल कर सकते हैं। C+O2 CO2 गैस। ठीक है, इसमें दो अभिकारक और एक उत्पाद, यही पहचान होगी संयोजन अभिक्रिया की। इसमें 2H2+O2 2H2, दो अभिकारक एक उत्पाद। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। और ये देखो खुद नाम ही बोल रही है, संयोज मतलब जुड़ना। इसमें दो अभिकारक जुड़ते हैं, ये नाम से ही परिभाषा याद हो रही है आपको। दो अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होती है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बुझा हुआ चूने के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम बुझे हुए चूने के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखिए हमने अभी ये रिएक्शन पढ़ी है, CaO+H2O CaOH2 प्लस उष्मा। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूने को जब जल में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। तो देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होगा कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होगा CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम ये देखें कि बुझे हुए चूने का उपयोग कहाँ करते हैं। आप लोग देखते हो हम घरों में जो अपने दीवार होती हैं, घरों की दीवारें होती हैं, उसकी सफेदी करने के लिए बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे करता है, तो देखिए जो अपने पास बुझा हुआ चूना होता है, जो वायु में उपस्थित क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ अभिक्रिया करता है, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और क्या करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है और वो परत 2-3 दिन के बाद में क्या हो जाती है, चमकने लग जाती है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये किसका सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र होता है। तो ये भी पूछ सकता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। तो ये सफेदी करने के काम आता है। और कैसे करता है आपको बता दिया मैंने। ये क्या है, बुझा हुआ चूना, ये क्या करता है, अपनी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसके साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाता है। धीरे धीरे वो अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना दी इसने। और ये है 2-3 दिन के बाद में यह परत क्या होने लगती है, चमकने लग जाती है। हम दीवारों को क्यों सफेदी करते हैं, ताकि दीवार चमके, इसलिए तो करते हैं। वो चमकती इसके कारण है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि साथ साथ में फार्मूले भी नोट करिए और एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी से कंप्लीटली बताया जा रहा है, तो इसको साथ साथ में नोट करते चलिए। अब हम अगली अभिक्रिया पे चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखिए अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, हमने संयोजन अभिक्रिया पूरी पढ़ ली। अब इससे अगली जो एनसीईआरटी में दी हुई है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी में देखिए कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं
जिनमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलती है। ठीक है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल आसान है, मतलब जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ क्या निकले? उष्मा भी निकले। ठीक है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है वो होती है प्राकृतिक गैस का दहन। अब ये प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है मीथेन, CH4। जब इसका दहन करते हैं, दहन किसकी उपस्थिति में करोगे बताओ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो O2। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है आपको पता है? जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा, मतलब उष्मा। तो वो अभिक्रिया क्या कहला? इसका मतलब साथ में क्या निकल गई? उष्मा। उसके बाद में इसको, इस अभिक्रिया को क्या किया गया है? संतुलित किया गया। ये 2O2 तब आया है। तो बिल्कुल आसान है, अगर आप इसको रिएक्शन को आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक गैस का दहन बिल्कुल आसान है। पहले हम क्या करते हैं? प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मीथेन। मीथेन को दहन करेंगे तो किसकी उपस्थिति में दहन होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस भाप प्लस उष्मा। ठीक है, ये पहला उदाहरण है किसका? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का। अगला उदाहरण क्या है? साग सब्जियों का विघटित होकर खाद बनना, कंपोस्ट बनना, मतलब खाद बनना। जो अपनी साग सब्जी होती है, जो हम कूड़े में डाल के आते हैं, आप लोग देखते हैं, और उसके बाद में हम जैसे भी गेहूं की खेती शुरू हो जाती है तो हम उस खाद का उपयोग करते हैं। वही बात है, साग सब्जियों का विघटित होकर, मतलब जो वो टूट जाती हैं, जीवाणु के द्वारा तोड़ी जाती हैं, तो वो कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में कई बार इस पे प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया, आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। तो ये आप बता सकते हो कौन सी अभिक्रिया होती है साग सब्जियों का विघटित होना? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें उष्मा निकलती है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा निकलती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैसे श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब इसको डिस्कस करते हैं, देखिए क्या होता है। तो देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होती है? ये प्रश्न भी आपके कई बार बोर्ड में पूछा भी जाता है। अभी हमने देखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण भी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अभी हमने पढ़ी जिसमें उष्मा निकलती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इसका आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में। आप लोग अगर देखेंगे तो ये पता है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और जब हम भोजन को खाते हैं तो जब वो हम भोजन का पाचन करते हैं तो कैसे करते हैं? जब भी हम भोजन का पाचन करते हैं तो सबसे पहले हम भोजन को खाएंगे दांतों से, उसका पाचन अपने मुंह से ही शुरू हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है वो। तो वो पाचन जब हम करते हैं तो भोजन किसमें टूट जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और जैसे अपने चावल होते हैं, आलू होते हैं, इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जैसे ही पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है? टूटकर क्या प्राप्त होता है? हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। और यही ग्लूकोज जो हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हम क्या करते हैं? श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब सीधी सी बात है, जब हम कह सकते हैं कि जैसे हम मान लीजिए भोजन खाते हैं, और भोजन हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हम सभी को पता है। और जब भोजन हम खाते हैं, जब उसका पाचन करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, चावल और जो आलू होते हैं, इन जैसे पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट फिर किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है जब पाचन होता है उस टाइम पे। तो वो जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज क्या करता है? जो अपने कोशिकाओं में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसके साथ रिएक्शन अभिक्रिया करता है, और हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और ये श्वसन, ये हम बायो में ही पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में भी ये रिएक्शन आएगी। तो देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। C6H12O6, अभी मैंने बताया वो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, और वो ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उससे अभिक्रिया करता है, और हमें क्या प्रोवाइड करता है? ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही ग्लूकोज अभिक्रिया करेगा तो हमारे पास क्या क्या हो गया? क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वाटर, और प्लस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, मतलब उष्मा निकलेगी। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेप। उसके बाद में इस अभिक्रिया को संतुलित कर लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की व्यू से। एक बार फिर से देख लो, अभिक्रिया C6H12O6, कुछ भी नहीं करना आपको। ग्लूकोज लो, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओ। जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, एक तो हमें पता है ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, और वो ग्लूकोज हमें कहां से प्राप्त हुआ है? भोजन से प्राप्त हुआ है। और ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त हुआ है? हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होती है ऑक्सीजन। उसने उस ग्लूकोज से अभिक्रिया करी और हमें क्या पर मिला? ऊर्जा। और साथ में क्या क्या बनेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी। ठीक है, उसके बाद में इस अभिक्रिया को हम संतुलित कर लिया। संतुलित करने का मैंने आपको पूरा वीडियो बता रखा कैसे करते हैं। यहाँ पर संतुलित करने के बाद यहाँ पर 6 और ये आ गया आपके पास। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन अभिक्रिया है। और इसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इससे आगे पढ़ते देखिए। तो देखिए श्वसन अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करेंगे वो देखिए। तो श्वसन अभिक्रिया भी हमने पढ़ी है, उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिए श्वसन अभिक्रिया में अभी हमने पढ़ा कि श्वसन अभिक्रिया में भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल, रटने का बिल्कुल भी नहीं है, आराम से इसको देखिए। ग्लूकोज प्राप्त हो गया भोजन से, हमारी कोशिकाओं में क्या उपस्थित होती है? ऑक्सीजन उपस्थित होती है। और जैसे ही ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, हमें जिससे ऊर्जा प्रदान होती है। तो अब देखो C6H12O6 CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अब इसको हम संतुलित करते हैं, अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं पहले। अब इसको संतुलित करने के लिए मैंने आपको बताया भी था, सबसे बड़ा जो तत्व होता है उसको देखो। पहले किसको बैलेंस करेंगे? क्या बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है कि हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, कार्बन 6 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, इसका मतलब संतुलित करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए पहले हाइड्रोजन 12 है, इसको संतुलित करो। तो इसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, इसको 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे तो 6 दूनी 12, हाइड्रोजन तो 12 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए। और इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? 6। तो यहां पर जैसे ही इसको 6 कार्बन करने जाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 18, मतलब कितने ऑक्सीजन हो गए? 18 ऑक्सीजन हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना, कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन रह गया। 18 करने के लिए अपने पास यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर 2 है, 6 और 2 8 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूं तो 6 दूनी कितने ऑक्सीजन हो गए? 12, और 12 और 6 18, इधर भी कितने हैं? 18, सारे बैलेंस हो गए। कार्बन भी 6 हो गए, हाइड्रोजन भी 12 हो गए और ऑक्सीजन भी 18 हो गए। तो ये जो श्वसन है, ये अभिक्रिया क्या होगी? संतुलित होगी। ठीक है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है श्वसन अभिक्रिया। जो ये कई बच्चे इस अभिक्रिया को रटने लग जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ग्लूकोज कहां से प्राप्त हुआ? भोजन से प्राप्त हुआ। जिस भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, और वो भोजन किस में टूटा? ग्लूकोज में टूटा। उसने हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनी। फिर हमने इसको संतुलित कर दिया। अब अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है देखिए। तो देखिए हम अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? कल हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ी, उसको हमने पूरे डिटेल से पढ़ा, जो एनसीईआरटी बुक पूरे कवर करी उसमें हमने। अभी हम जो अगली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया, जस्ट अपोजिट होती है संयोजन की। मतलब वियोजन अभिक्रिया संयोजन की विपरीत होती है। इसका रीजन ये है कि जो वियोजन अभिक्रिया, मतलब देखिए नाम ही बता रहा है इसकी परिभाषा। वियोजन का मतलब कोई किसी चीज का टूट जाना, किसी पदार्थ का टूट जाना, वियोजित हो जाना। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा तो बिल्कुल सिंपल होगी, जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ में टूट जाए। जैसे हम एग्जांपल मान लीजिए, अभिकारक है 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद में टूट गया। ठीक है, ये अभिकारक का ये उत्पाद हो गया। इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो मतलब इसमें सीधी सी बात है, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है। तो इसकी परिभाषा तो समझ में आएगी होगा आपको कि जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये परिभाषा भी दे सकते हैं आप, ये भी दे सकते हैं, जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाए, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन की विपरीत क्यों है। ये क्वेश्चन भी है, अभी आपकी बुक में क्वेश्चन भी मिलेगा आपको कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन की विपरीत क्यों होती है। तो इसका आंसर मिल गया कि संयोजन में क्या था, हमने देखा था 2 अभिकारक है, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक हो सकते हैं, उत्पाद एक होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें उसका उल्टा दिख रहा है आपको, एक अभिकारक और 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि वियोजन अभिक्रिया में आपको पता है एक अभिकारक है, तो एक अभिकारक मतलब अगर मान लो अभिक्रिया होती है, तो अगर मान लो दूसरा अभिकारक हो तो वो आपस में अभिक्रिया कर जाए। लेकिन एक अभिकारक में हम क्या करेंगे? अपने को ये पता है कि इसमें एक ही अभिकारक है, तो या तो वो किस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको उष्मा देंगे, उष्मा देंगे तब वो मान लो किसी में टूटेगा, या उसको प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा हम उसको
देंगे। इस प्रकार अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया। मतलब 3 उष्मा, अगर उष्मा देते हैं या फिर प्रकाश या विद्युत, क्योंकि अकेला अभिकारक थोड़ी ना कि कोई उत्पाद बना सकता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके साथ, उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता में पड़ेगी। तो ये पॉइंट याद रखना वियोजन अभिक्रिया में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम उष्मा देते हैं, मतलब चूना पत्थर, जिसे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ चुके हैं, बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है आपका किसका, वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया, इसको जो ये अभिक्रिया है ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि इसको उष्मा के कारण ये अभिकारक 2 उत्पाद में टूटा है, तो इसका अभिक्रिया का नाम हम कह सकते हैं उष्मीय वियोजन। परिभाषा वही है, सिर्फ इसमें हमने उष्मा दी, इसको हीट दी, तो ये चूना पत्थर किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए उसके बाद में इसी में से मैंने आपको बताया छोटे छोटे पॉइंट जो हैं आपको डिस्कस रखने हैं। जो ये बुझावा चूना कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके उपयोग तो बहुत सारे पढ़े थे हमने। इसका एक उपयोग और है, इसको सीमेंट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। सीमेंट बनाने में भी इसका यूज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सीमेंट बनाने में भी इसका यूज होता है। तो देखिए आराम से पता चल गया होगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद, इसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उष्मा की उपस्थिति में हुई है। उष्मा, हमने इसको उष्मा दी है, तब जाके ये अभिकारक 2 या 2 से उत्पाद में टूटा है। अगला पॉइंट क्या है, इसके और उदाहरण अगर लें आप, और उदाहरण अगर आप याद करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, अगर सिल्वर क्लोराइड है आपका, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं, मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड को हम चाइना डिश में डाल के सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं, तो उसका जो सफेद रंग है वो दूसरा रंग का हो जाता है। दूसरा मतलब ग्रे कलर का हो जाता है, ग्रे रंग का हो जाता है। तो ये किस में टूट जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अभिकारक तो एक ही है, ये सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे इसमें। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। इसमें किसकी उपस्थिति में हुआ, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, तो देखिए हमने सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ा, धूप में छोड़ने के बाद सूर्य के प्रकाश में छोड़ा, तो उसका जो श्वेत रंग है वो किस में बदल गया, दूसरा रंग में बदल गया, मतलब ग्रे कलर में, ग्रे रंग में बदल गया। तो अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड का भी यही केस है, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ते हैं तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस अलग बन जाती है। ये भी इसका उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का। लेकिन इसमें खास पॉइंट ये है कि ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड वाली अभिक्रिया है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी प्रयोग की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये नोट करके रखना कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग होता है। किसका, कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग होता है, ये वाली जो अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड को हम सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है इसका उपयोग हमने कहा किया, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया। तो ये हमारे पास वियोजन अभिक्रिया थी। अब इसी वियोजन अभिक्रिया से उष्मा शोषी अभिक्रिया हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो देखिए अगली अभिक्रिया हम डिस्कस करते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, देखिए हमने उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं उष्मा शोषी। शोषी से ही वर्ड पता चल रहा है नाम से, उष्मा का, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषित होती है, जिस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, मतलब उष्मा का अवशोषित हो जाना, जो उष्मा को लेगी जो अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण अगर आप कौन सा भी ले सकते हो, ये वाला पढ़ा है आपने कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ने जब हीट ली, उष्मा हमने उसको गर्म किया तो किसमें टूट गया, अभी पढ़ के आए हम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये उदाहरण आपका वियोजन अभिक्रिया का भी है, उष्मा शोषी का भी आप ले सकते हैं। अगर आप एक उदाहरण और लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उष्माली है ने नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया। ये भी किसका उदाहरण है, उष्मा शोषी का अभिक्रिया का उदाहरण। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषित होना ही क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये इसके 2 उदाहरण हो गए। अब एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी में भी आपको अंतर पता चल ही गया होगा। तो उष्माक्षेपी हमने जस्ट पीछे पढ़ी थी, डिटेल से पढ़ी थी, उसके हमने 3 उदाहरण भी देखे थे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर, मेन अंतर तो यही है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद के साथ उष्मा निकलती भी है, मतलब हीट निकलती है उसमें,
उष्मा निकलती है और इसमें उष्मा अगला अवशोषित करता है, जो अभिकारक है, अभिकारक उष्मा को अवशोषित करता है और फिर वो क्या करता है, उत्पाद बनाता है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में आई थिंक आपको अंतर समझ में आ गया अगर दोनों अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उत्पाद के साथ वो उष्माक्षेपी, और जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, अभिकार उष्मा को अवशोषित करता है अभिक्रिया के अंदर, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम अगली रिएक्शन, अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, तो देखिए अगली अभिक्रिया लेके आए हैं विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही आसान अभिक्रिया है ये भी, और पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से देखिए। विस्थापन, मैंने आपको बोला था ना कि जैसे भी आप कोई भी परिभाषा, कोई भी अभिक्रिया पढ़ते हो तो अगर आप उसको समझ के पढ़ते हो तो ज्यादा याद आती है। विस्थापन नाम ही बोल रहा है किसी चीज को विस्थापित करेगी, मतलब इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या, कौन सा तत्व कैसे विस्थापित करेगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, सीधी सी बात है। मान लीजिए कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को वहां से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उस अभिक्रिया को, बिल्कुल आसान परिभाषा है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए आप किसी कम क्रियाशील तत्व के विलयन को अधिक क्रियाशील तत्व के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो जैसे वो अभिक्रिया होगी तो वो सीधी सी बात है, जो अधिक क्रियाशील वाला है वो कम क्रियाशील को वहां से हटा देगा। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक आप छोटा सा क्रियाकलाप भी हम करके देख सकते हैं अगर आप लैबोरेटरी में करना चाहें, कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन के अंदर हमने लोहे की 2 कील डुबो दी, और जो इसका रंग नीला रंग है, तो हमने 20 मिनट तक देखा। कॉपर सल्फेट का जो रंग नीला है, हम 20 मिनट तक उसको देखेंगे। हम 20 मिनट के बाद में वो जो किल है हमने उसको निकाला, और जो एक पहले जो किल का जो रंग था वो उसमें चेंज आ गया, मतलब जो किल का रंग हो गया वो भूरा हो जाता है, लोहे किल का रंग। और जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो भी मलिन हो जाता है, मतलब बिल्कुल धुंधला हो जाता है वो। तो ऐसा क्यों होता है, उसका कारण यही है। क्या होता है कि जैसे ही आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को वहां से विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया, और खुद वहां पर अपना बॉन्ड बना लिया, FeSO4, और कॉपर अलग हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है। ठीक है, ऐसा ही उदाहरण अगर हम ले जिंक का करेंगे, जिंक भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। ये जो अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, ये हम अगर 3rd यूनिट में धातु वाले पाठ में पढ़े भी डिटेल से। तो इसी तरह से जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो जिंक कॉपर से क्रियाशील होता है, वैसे ही है अगर अभिक्रिया कराने जाएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक इसके साथ में लग जाएगा कॉपर की जगह। तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, समझने की चीज है। मैंने आपको आयरन वाला जो उदाहरण है, लोहे किल वाला उदाहरण से आपको बता दिया कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, उस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है हम क्या बोलते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसके बाद में जस्ट हम आगे पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और अवक्षेप अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, तो देखिए हम अगली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ने से पहले जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि अगर हम सोडियम सल्फेट 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट ले लें और 3 मिलीलीटर हम बेरियम क्लोराइड ले लें और दोनों को मिला देते हैं, परखंडली के अंदर मिला देते हैं, और हम क्या देखते हैं कि उसमें एक सफेद रंग का एक ऐसा पदार्थ बनता है जो जल में अविलेय, मतलब जो जल में घुलता नहीं है, एक अलग से ठोस बन गया। वो जो जल में अविलेय पदार्थ है वो क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। मतलब जो जल में घुलेगा नहीं, एक अलग से ठोस पदार्थ बन गया, वो अवक्षेप कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में उसका निर्माण होता है वो क्या कहलाती है, अवक्षेपी अभिक्रिया। मतलब हमने 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया और हमने देखा, दोनों को 3-3 मिलीलीटर मिलाया, हमने देखा कि इसमें एक सफेद रंग का पदार्थ बन रहा है जो जल में अविलेय है, मतलब जल में घुल नहीं रहा है, अविलेय है। तो वो जो जल में नहीं घुलने वाला जो पदार्थ है, अविलेय पदार्थ है, वो क्या कहलाता है, अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में ऐसा होता है वो अवक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी एक्टिविटी आपके सामने आप देख सकते हैं। सोडियम सल्फेट का फार्मूला आप जानते हैं, Na2SO4, एक्वस सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड लिया, इन दोनों को मिलाया तो क्या देखा गया कि ये वाला इसका अवक्षेप बनता है, बेरियम सल्फेट का ये वाला अवक्षेप हो जाता है, मतलब ये अविलेय हो जाता है जल में, बेरियम सल्फेट, और क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपी अभिक्रिया आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली जो अभिक्रिया है
द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए द्वितीय विस्थापन, हमने विस्थापन तो पढ़ लिया क्या होता है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, वो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, द्वितीय विस्थापन में लिखे हैं, जैसे द्वितीय लिखा हुआ है तो इसमें दो विस्थापन हो, मतलब ये परिभाषा सही नहीं होती। जिस अभिक्रिया में दो विस्थापन हो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसका। तो इसको हम एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जैक्टली कैसे परिभाषित करेंगे इसको। तो क्या होता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो इस मान लीजिए ये दो अभिकारक है, ये दो अभिकारक है मान लीजिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये दो अभिकारक हैं और ये दो अभिकारक आपस में क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए ये इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव। तो क्या होगा, इस वाला जो नेगेटिव है इस वाले पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, ठीक है, और इस वाला जो नेगेटिव है इस वाले पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। मतलब इन्होंने क्या किया, सिर्फ क्या किया, आयनों का आदान प्रदान किया और कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। सिर्फ इसका जो आयन, इसका जो कटायन था पॉजिटिव था, वो इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास चला गया, इसका जो नेगेटिव था इसके पॉजिटिव के पास चला गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहती है। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, कई बार पेपर में आपको पता है कि उदाहरण आते हैं और कई बच्चे उदाहरणों को याद, मतलब एक किस्म से मेमोराइज नहीं कर, दिमाग में रख नहीं पाते हैं। तो कई उदाहरण ऐसे हैं जो एक अभिक्रिया के, दो अभिक्रिया के एक उदाहरण भी है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है उष्माशोषी अभिक्रिया का जो उदाहरण था वो वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर भी आपके सामने जो अवक्षेपण अभिक्रिया है और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल एक ही है। कैसे, देखिए हम देखते हैं कैसे एग्जाम्पल एक है। तो देखिए यही एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें भी। द्वितीय विस्थापन में क्या होता है, Na2SO4 लेते हैं हम, Na2 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पहले वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कटायन होता है हमेशा पहले वाला पॉजिटिव, ये वाला क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। तो आपको इस तरह से देखना है। से मैं आपको पेपर में तो ऐसे अभिक्रिया लिखनी है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए इसका जो पॉजिटिव है और इसका जो नेगेटिव है, यही तो मैंने बताया, इन्होंने आयन इसके पास चला जाएगा और इसका जो नेगेटिव है वो इसके पास चला गया। तो क्या बन गया, देखो BaSO4 प्लस NaCl, 2NaCl। तो आप देखिए सिर्फ आयनों का आदान प्रदान हुआ है, सिर्फ आयनों का। इसका जो कटायन था, इसका जो नेगेटिव था इसके पॉजिटिव के साथ और इसका जो नेगेटिव था इसके पॉजिटिव के साथ, कुछ नहीं हुआ। यानी कि आयनों का आदान प्रदान कर लिया इन्होंने। ऐसी अभिक्रिया द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और यही उदाहरण किसका है, अवक्षेपण अभिक्रिया का। तो आपको दोनों उदाहरण आराम से इसको याद रख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से। वैसे रटने का कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा समझने का, सिंपल अगर आप समझ के करते हैं तो ज्यादा आसानी से इसको याद रख सकते हैं। रट्टाफिकेशन से साइंस कभी नहीं आती। तो ये वाली जो अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। और अवक्षेपण क्या होता है मैंने बता दिया आपको, जल में जो अविलेय पदार्थ है वो अवक्षेप, जो जल में घुलता नहीं है एक अवक्षेप बनता है, वो अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का। यही उदाहरण किसका है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का। और अब हमारे पास लास्ट जो अभिक्रिया बच गई, उपोपचयी अभिक्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं, उस अभिक्रिया को हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो देखिए हम अगली अभिक्रिया लेके आए हैं, अपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और ये इसको अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है ये। तो क्या है देखिए, बिल्कुल आसानी से समझते हैं इसको। सबसे पहले ये दो वर्ड आपको पता होना चाहिए, उपचयन और अपचयन क्या होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया में मतलब जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन कम होता है हम कह सकते हैं, या हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी, क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। अपचयन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, ठीक है। मतलब सारा जो सिस्टम है वो किसका है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है। अगर 10th बेस की बात करें, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है हाइड्रोजन कम हो रही है, या ऑक्सीजन कम हो रही है हाइड्रोजन जुड़ रही है, अगर ऑक्सीजन कम हो रही है हाइड्रोजन जुड़ रही है, वो होगा अपचयन। और ऑक्सीजन जुड़ रही है हाइड्रोजन कम हो रही है, वो होगा उपचयन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का कम होना, ऑक्सीजन का घटना, वो होता है अपचयन और उपचयन, ठीक है। अब इन दोनों, जिस अभिक्रिया में दोनों ही हो रहे हो,
मतलब जिस अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं, उपोपचयी अभिक्रिया भी बोल देते हैं इसको, और रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल देते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जिस अभिक्रिया में उपचयन का मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का घटना। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन कम हो वो तो उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन कम हो या हाइड्रोजन जुड़े वो अपचयन। इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है प्लस Cu प्लस H2। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर अभिकारक में ऑक्सीजन था इसके पास, उत्पाद में ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन कम हो गई, और जिसमें ऑक्सीजन कम होती है वो क्या होता है, अपचयन। इसका मतलब यहाँ तो हो गया अपचयन, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है अभिकारक में, और उत्पाद में ऑक्सीजन, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, मतलब हाइड्रोजन का उपचयन होकर क्या बन गया, जल बन गया H2। मतलब इसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहला रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बड़ा एग्जांपल आप ले सकते हैं, हर एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है, उपोपचयी अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके एक दो एग्जांपल और स्टडी कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। तो देखिए एक उदाहरण लेके आए हम रेडॉक्स अभिक्रिया का। तो इसमें हम देखते हैं किसमें किसका अपचयन हो रहा है। देखिए जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर किसमें बदल गया, अभिकारक में तो ये जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पर किसमें बदल गया, जिंक में। मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन था यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। कौन सा हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी किसमें होती है, अपचयन में। और यहाँ पर कार्बन था और कार्बन क्या हो गया, मोनोऑक्साइड बन गया, मतलब कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। और ये दोनों मिलकर कौन सी अभिक्रिया बना रहे हैं, ये अभिक्रिया का उदाहरण भी आप ले सकते हैं, उपोपचयी अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, उपोपचयी अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये वाला अभिक्रिया। एक उदाहरण और लेते हैं इसका, देखिए। तो देखिए अगला उदाहरण लेते हैं हम। देखिए अगला उदाहरण थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना। MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये है, हमें इसमें ये देखना है कि किसका उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। तो देखिए ध्यान से, हम इस यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो अभिकारक में MnO2 है और उत्पाद में MnCl2, मतलब ऑक्सीजन तो इसके पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन थी, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इसका क्या हुआ है, अपचयन। मतलब MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है, ठीक है। और HCl, यहाँ पर इसके पास HCl है, यहाँ पर क्या बन गया, Cl2, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन की क्या हुई है, कमी हुई, इसका मतलब इसका क्या हो गया, उपचयन। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में भी कि इसमें किसका अपचयन हुआ है और किसका उपचयन हुआ है, तो आप आराम से देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की कमी हो गई और ये हो गया उपचयन और ये हो गया अपचयन। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो उपोपचयी अभिक्रिया कहलाती हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मैंने आपको 3 उदाहरण से समझाया। तो हमारी अभिक्रियाओं का जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका है पूरा। जितनी भी अभिक्रियाएं थी हमने पूरी 1 बाय 1 एनसीईआरटी से एक एग्जाम्पल उठा के डिस्कस करी है। आप इन 10 जितने भी अभिक्रिया हैं, 10 है 11 है, इन अभिक्रिया को डिटेल से पढ़िए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं और आपको जो भी दिक्कत आती है हम उसको जरूर सोल्व करेंगे। और साथ साथ में आप इनको लिखते जाए जो जो हमने लिखवाई है आपको। धन्यवाद।